बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 22 मार्च तक इनकी जांच पड़ताल की जाएगी। फिर 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ली जा सकती है। 6 अप्रैल को सियासी जमातों को जो कैंडिडेट्स हैं स्पेशली उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे और 30 अप्रैल को पंजाब में पोलिंग होगी। ये चूंकि इस हवाले से बहुत बाज़गश थी कि इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट पंजाब की हद तक तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक बात है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब और इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दरमियान आज मुलाकात हुई, बातचीत हुई और अब इस पर इत्तेफाक किया गया है कि आइंदा हफ्ते गवर्नर साहब तशरीफ लाएंगे इस्लामाबाद और इलेक्शन कमीशन से उनकी हतमी मुशावरत होगी, जिसके बाद फिर एक डेट अनाउंस की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना था कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की सूरत मुख्तलिफ है, बिलखसूस अमन आमा के सिलसिले में, और उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला करेंगे जिससे आवाम मुश्किल में ना पड़े। तो ये तो हमने आपको अहवाल बता दिया जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई इलेक्शंस होने हैं। लाहौर में दफ़ा 144 का निफाज है और एहतजाज, रैलियों, जलसे जुलूसों पर पाबंदी है। ताम आज हमने देखा कि पीटीआई ने इस दफ़ा 144 खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकालने की कोशिश की। उसके बाद पीटीआई कारकुनान और पुलिस आमने सामने हो गए, फिर पथराव किया गया, शेलिंग हुई, वाटर कैनन्स लगे, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी। बारकैफ पीटीआई ने रैली मुलतवी कर दी और अब पीटीआई ने दफ़ा 144 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया इसके नफाज को, और कल ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इकोनॉमिक फ्रंट की अगर हम बात करें तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रवां हफ्ते तय पा जाएगा और अगर ये एग्रीमेंट इंशाल्लाह हो जाता है तो इसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो है वो रिलीज़ होंगे। अप्रैल में उसकी सिफारिश की जाएगी। फिर अप्रैल में के पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगर इसकी मंजूरी देता है तो वो पाकिस्तान को मिलेंगे। फिर एक अहम मुलाकात जो हुई है जिसकी बड़ी बाज़गश्त है स्पेशली मीडिया मार्केट में, आर्मी चीफ और टॉप बिजनेस लीडर्स के दरमियान, जिसमें वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब भी मौजूद थे। उस हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से इंशाल्लाह निकल जाएगा और पाकिस्तान कायम रहने के लिए है। साथ में क्योंकि उसमें बताया गया है कि सवाल जवाब भी हुआ तो उन्होंने कहा कि सियासी मदाखलत से दूर हैं। इस हवाले से भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे अपने वैल्यूएबल गेस्ट से। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आज चूँकि 8 मार्च है और ये हकूक़ निस्वा के दिन के तौर पे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। यौम ख़वातीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो हम प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से ट्रिब्यूट देंगे तमाम तर ख़वातीन को जो हर शोबा ज़िंदगी में अपना लोहा मनवा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक अगर अमली सियासत की बात की जाए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, इसके अलावा दीबत तमाम शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन ने अपना नाम और मुकाम कमाया है। आज के दिन मुख्तस किया गया है तो इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न ने स्टेट ब्रॉडकास्टर के तौर पे प्रोग्राम्स भी किए। हमने भी अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में रखा है बिलाशुबा ट्रिब्यूट देना चाहिए। पाकिस्तान की निफ़ से ज़ायद आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। अगर वो हमारे शाना बशाना खड़ी होंगी तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान बहुत सी तरक्की तय कर लेगा। आज न्यूयॉर्क में इस सिलसिले में बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई, वुमेन इन इस्लाम, जिससे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा, अपनी वालदा का जिक्र किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उन्होंने ख़वातीन की पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस भी कराई जिसकी सरबराही की। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ख़वातीन को तमाम हकूक़ हासिल हैं और इस हवाले से उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत से भी अपील की कि वो ख़वातीन की तालीम में जो रुकावटें हायल हैं इनको दूर करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं PMLN की, उन्होंने भी यौम ख़वातीन के हवाले से कन्वेंशन से खिताब किया और उन्होंने ख़वातीन को ट्रिब्यूट दिया और उन्होंने कहा कि PMLN एक मेल डोमिनेटेड पार्टी होती थी लेकिन अब उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है खुद वो चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर हैं और ख़वातीन जो हैं वो अपना अमली किरदार अदा कर रही हैं। अपनी वालदा कलसूम नवाज मरहुमा को भी उन्होंने याद किया और खराज तहसीन पेश किया। तो इस हवाले से भी हमने कहा कि आपको हम करें आज की नशिस्त में जो मौजूद मेहमान शख्सियत है उनका तारुफ में आपसे करा दे। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर राना मकबूल साहब ने। आप मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मरकज़ रहनुमा वीडियो लिंक पे बहुत शुक्रिया नवाजिश। सेनेटर राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन किया तैमूर झगड़ा साहब ने, आप साबिक वज़ीर तालीम सेहत
और ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमाई। आपका बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब। आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तजियाकार हैं, एक्सप्रेस टेलीविज़न के साथ आप मुंसलिक हैं और बड़े ही अंदर की खबरें भी रखते हैं। तीनों मौसम में उनको फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से आमिर इलियास राना साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, ये पंजाब का शेड्यूल अनाउंस हो गया है इलेक्शंस के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताया गया है कि गवर्नर साहब की एक और मुलाकात तय होगी जिसके बाद तारीख आएगी। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि शेड्यूल आ गया है, पूरी टाइमलाइन दे दी गई है, लेकिन जो मीडिया मार्केट में बातचीत चल रही है और जो गुफ्तगू हो रही है, आप जरा इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। आपको 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आमिर इलियास राणा साहब? देखें, जो अब तक की एक्सरसाइज हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे इलेक्शन कमीशन ने तारीखें भेजी और सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान कर दिया, तो तारीख का ऐलान बिल्कुल ठीक हुआ है आईनी पाबंदी के मुताबिक। चूंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि अब जाहिर 90 डेज में तो नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा करीब तरीन दे दें और वो 90 दिन की बजाय उससे ऊपर चला गया। जाहिर है उसके लिए आर्टिकल 254 है ही मौजूद इसी काम के लिए कि अगर कोई काम वक्त पे ना हो सके, तो जो वक्त पे नहीं हो सका तो बहुत सारी चीजें कल आया हो जाएंगी जब सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उन्होंने 2 जवाब देने हैं जो वो पहले 2-3 दफा बता चुके हैं और दे चुके हैं। और वो कह चुके हैं कि जी ना पैसे हैं और दूसरी तरफ फोर्सेस मौजूद हैं या नहीं है। और गवर्नर केपी की आपने सुन ली, बता दी उन्होंने कि जी यहाँ पे रोज मसाइल हो रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस मौजूद नहीं है, ऑर्डर कोर्ट का मौजूद है और वो आईनी तकाजों के मुताबिक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जमीनी हकायक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। कम अज कम मैं इस बात को तज्जिए में लाऊंगा कि जब आइन कानून की पाबंदी, जब पंजाब में बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट ने कहे कि बहाल हैं और वो बिल्कुल उस वक्त बुज़दार साहब की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने खत्म कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो 7 महीने तक तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहे तमाम तर PMLN के जो लोग उस वक्त बल्दियाती इदारों के सरबराह थे, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो जो अमल दरामद का होता है ना मसला, असल वो आ रहा है कि जिस तरीके से बताया गया कि 2.5 लाख सिपाही चाहिए हैं पंजाब में और 78,000 सिपाही चाहिए हैं KP में इलेक्शन कराने के लिए, और दूसरी तरफ से जवाब आया ना पैसे हैं और ना ही हमारे पास इतनी अफरादी कुव्वत है, और उसके बाद 81,000 हमारे फौजी इस वक्त मर्दमशुमारी में लग चुके हैं। तो मैं ये जो कह रहा हूँ ना, जमीनी हकायक उस फैसले के साथ नहीं चल रहे। कल आ जाएंगे सेक्रेटरी साहिबान, तो इसके नतीजे में मैं इन सब से मेरी तो यही है, जो मुझे समझ आ रहा है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होने जा रहे। माहौल PTI बना रही है, मरियम नवाज अपने तंजीमी जलसे, उनको कहें मीटिंग कहें, वो कर रही हैं और अपनी पार्टी में जाहिर है कि वो एक बड़ा अरसा खामोश भी रही, साइलेंट मोड पे जिसे मैं कहता हूँ कि वो रही, और महंगाई ने भी इनको बड़ा बुरा हाल किया है। और PMLN हो, PDM हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको इस बात का जवाब तो इलेक्शन में देना है। और PTI का बिल्कुल है इसमें कि जी आप इलेक्शन कराएं, जो जीतता है लोग उसको वोट देंगे, जो जीत जाएगा वो हुकूमत बना लेगा, चाहे वो जो भी हालात थे। लेकिन मुझे जो आपका सवाल है, मुझे नजर नहीं आ रही जी कि मैं समझूं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे। चलिए, आपने अपना तज्जिया दिया। तैमूर झगड़ा साहब, सर आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप लोगों ने कहा कि मुशावरत जो है वो क्यों कर की जा रही है गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के माबैन। तो सर ये तो सुप्रीम ऑर्डर है ना, वहां पर पंजाब में चूंकि गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया था, जो CM की तजवीज़ आई थी, एडवाइस आई थी, और वह खुद टूट गई थी आईनी तकाजा है 48 घंटे में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने साइन कर दिया था। तो सदर साहब को पंजाब में इख्तियार दिया और गवर्नर साहब को इख्तियार दिया सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं पंजाब के हवाले से जो आज शेड्यूल आया है उसको आप लोग वेलकम करते हैं, और ऑब्वियसली अगले हफ्ते KP का भी आ जाएगा। तैमूर झगड़ा साहब, आप लोगों को क्यों शकूक शुबात है कि फुट ड्रैगिंग की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में? मुझे हैरत है अनवार, अगर आपको शकूक व शुबात नहीं है कि फुट ड्रैगिंग की जा रही है। पंजाब का हम बिल्कुल शेड्यूल वेलकम करते हैं, और एक हमें एज ए नेशन चीज सीखनी है, वो ये कि जिस स्पिरिट में हमारा आईन बना है, जो दुनिया के किसी मुल्क का भी बना होता है, उसमें इलेक्शंस ऑप्शन नहीं होते, ना हालत जंग में, ना फाइनेंशियल क्राइसिस में, ना इकोनॉमिक क्राइसिस में, ना पॉलिटिकल क्राइसिस में, ना सिक्योरिटी क्राइसिस में।
इसीलिए इस मुल्क में भी 2008 में 2013 में इलेक्शंस हुए। इससे बहुत बुरे हालात थे। वो नंबर्स मैंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे। 2008 से 13 तक कोई साल ऐसे नहीं था जब 500 से कम धमाके हुए हों खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में, और 1500 भी हुए एक साल में। 2022 में 184 थे, जो पिछले 5 साल का सबसे बुरा साल था। 1/3 की औसत भी नहीं है। अच्छा, शकूक शुबात इसलिए क्योंकि गवर्नर साहब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एमल वली खान कहते हैं पहले एहतसाब फिर इंतखाब, मरियम नवाज शरीफ कहती है पहले नवाज शरीफ फिर इंतखाब। कोई तो होगा इस मुल्क में ना इमरान खान के अलावा जो अवाम को फेस करना चाहेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि अगर गवर्नर आज के बाद भी डेट ना दे, जो उन्होंने नहीं दी, और ये सिर्फ अभी हमने उनकी तनकीद नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने भी की है कि आपका काम सिर्फ डेट देना है, और इलेक्शन कमीशन का ओरिजिनल खत भी मौजूद है जिसमें उन्होंने 13 से 17 अप्रैल की डेट जो है वो दी थी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को कहा कि आपका काम सिक्योरिटी, पुलिस, सेंसस, इन सारी चीजों में पड़ना नहीं है। तो अभी हम अपनी वकीलों से मशावरत कर रहे हैं कि हम कैसे या इलेक्शन कमीशन को या गवर्नर को कंटेम्प्ट में होल्ड करें, क्योंकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा था मिनिमम पॉसिबल डिले। मिनिमम पॉसिबल का यही मकसद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल परसों डेट मिल जाए, जैसे पंजाब में मिल जाए, और वो 54 दिन से आगे ना हो, क्योंकि 54 दिन का जो जिक्र है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में किया गया, वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा। पाकिस्तान का आईन और सूबे की खुद मुख्तारी खतरे में, और इसका रिस्पॉन्सिबल हम गवर्नर और पीडीएम की गवर्नमेंट को ठहराएंगे। ठीक है। सेनेटर राना मकबूल साहब, आपने सुनी तैमूर झगड़ा साहब की बात। उन्होंने कहा इलेक्शन ऑप्शन नहीं है। इलियास राना साहब का था कि ज़ाहिर बात है सेक्रेटरीज को कल बुलाया गया है, वो खबर भी चल रही है, सेक्रेटरी जो है दाखिला है और सेक्रेटरी फाइनेंस, और इलेक्शन कमीशन को तमाम एजेंसीज की सपोर्ट होगी इलेक्शन का इनेकाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं, झगड़ा साहब तो बड़े क्लियर हैं और उनकी बात से इस हद तक तो सबका इत्तेफाक है कि आइन में 90 दिन ही का लिखा गया है कि इलेक्शन अगर असम्बली तोड़ दी जाए वक्त से पहले तो 90 दिन में, और अगर टेन्योर पे ख़त्म हो तो फिर 60 दिन में। क्या कहेंगे? आपको भी ज़मीनी हकायक और आइनी पोजीशन में फ़र्क नज़र आ रहा है जैसे आमिर इलियास राना साहब को आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा सलाम हो तमाम दोस्तों को, आप तीनों को। मैं आपसे इजाज़त लेके, चूँकि आज यौम जो है हकूक़ ख़ातीन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपने उनके मुक़ाम और उनके लिए ख़राज अक़ीदत की बात की है। दुनिया के बहुत बड़े इल्म फ़ज़ल के बादशाह ने ये कहा था ख़ातीन के बारे में, शरफ़ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, शरफ़ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं, मुकालमात फ़लातून न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो जो औरत को मुकाम देते हैं वो कमाल का है, और हमें भी सबको करना चाहिए। अभी आपने वालदा का जिक्र किया, अनवार साहब यू प्रेस रन ऑफ, उन्होंने बिलावल साहब ने वहाँ जिक्र किया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने जो जिक्र किया था, बार बार करते थे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं इशा की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, जमात करा रहा हूँ, और मेरी वालदा अगर मुझे आवाज़ दे कि मोहम्मद मेरी बात सुनो, तो मैं नमाज तोड़ के अपनी वालदा के कदमों में हाज़िर हो जाऊँ और उनकी बात सुनूँ। तो ये है इसके अमल की फ़ौक़ियत और इसकी जो है अलुफ़ जो है अमल का। इसलिए ये जो हमेशा से हमें रहता है कि औरतों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता, हमें सबको इसको अपना दीन और धर्म समझ के करना चाहिए। अब मैं इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। अनाउंस हो गया शेड्यूल 58 जो है सेक्शन जो है इसका इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत दो चीज़ें, एक तो उसने शेड्यूल जारी करना है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्पिटेंट है कि आफ्टर गिविंग जेन्युइन रीजंस
वो उस शेड्यूल में तब्दीली कर सके, उस शेड्यूल को पोस्टपोन कर सके रीजनिंग के बाद। ये उसकी कॉम्पिटेंस में आता है। अभी राणा साहब ने बात की कि कल आएंगे सेक्रेटरी फाइनेंस एंड सेक्रेटरी इंटीरियर, और बाद में हो सकता है सेक्रेटरी प्लानिंग या मिनिस्टर प्लानिंग को भी आना पड़े, ये बताने के लिए कि ये जो हो रहा है सारा, और इलेक्शन कमीशन ही करा रहा है कि सेंसस भी हो रहा है और सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिमार्केशन होनी है, जिसके ऊपर 35 अरब रुपया लग रहा है। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि 35 अरब यहाँ दें और फिर यहाँ इस इलेक्शन में दें और फिर जनरल इलेक्शन में दें? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना ही था तो फिर सारा जनरल इलेक्शन का कर देते हैं कि भाई नेशनल असेंबली का भी कराओ, प्रोविंशियल असेंबली का भी कराओ। वो तो नहीं टूटी, ये हमारा मुल्क ये लक्ष्य नहीं कर सकता। राणा साहब कतकलामिकली माजरत, कौमी असेंबली और बलूचिस्तान वही मैं बात कर रहा हूँ ना जी, इंटैक्ट है ना। मेरी एक अर्ज सुन ले। बात यह है कि आइन ये नहीं कहता कि कोई चीज़ आप बगैर रैशनैलिटी के, बगैर सुगैसिटी के, बगैर सेंसिबिलिटी के, एक आदमी उठता है, उसकी विम्स में आता है, किसी के प्रेशर में आता है, वो कहता है जी मैं असेंबली तोड़ता हूँ। वो खुदा के लिए आइन की ये स्पिरिट है। ही हैज़ टू गिव द जेन्युइन रीजन फॉर दैट। आप क्यों आइन को मिसयूज कर रहे हैं? और फिर एक सेपरेट डिसीजन आया, आपके 7 जजों में से 4 ने इख्तलाफ किया इसके साथ। तो बात करने की ये है कि ये तो वही हो गया जैसे 63A वाला मामला हुआ था। आज तक सब देख रहे हैं कि कोई समझने में नहीं बात आ रही। इसलिए इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए, चाहे कोई पिटिशन में जाए या अदरवाइज, या पूरे का पूरा जो है। सर लेकिन अब तो पंजाब का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया ना राणा साहब, रिविजिट करें। सर अब तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया ना। कर रहा हूं शेड्यूल की बात जो है ना, ओहो शेड्यूल आगे भी जा सकता है। अच्छा, जो 58 सेक्शन है इसका, हाँ यस, इलेक्शन एक्ट का, वो रीजनिंग देने के बाद इसको जितना जरूरी समझे उसको पोस्टपोन कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की ये एक कॉम्पिटेंस है। आप इंशाल्लाह आप उसको मुताला करेंगे अब इसके बाद, तो आपके सामने ये बात आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे इसके रेपरकशंस को अच्छे होंगे। भाई आप इकट्ठा, छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, आप इकट्ठा इलेक्शन कराएं। ये क्या हुआ कि एक आदमी ने कह दिया जी मुझे असेंबली पसंद नहीं है, मैं अंदर प्रेशर हूं, तो जाए असेंबली सारी की सारी। भाई कोई रीजनेबल बात होनी चाहिए, कोई रैशनैलिटी के ऊपर बात होनी चाहिए, कोई विजडम की बात होनी चाहिए। अब कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि सारी कौम भुगते। इसको रिव्यू करें, इसको रिविजिट करें। अच्छा, मेरा व्यू तो ये है। अच्छा, बाकी आप जो समझते हैं कि ठीक है सर, ये जो दो चीजें, झगड़ा साहब का ये था कि इमरान खान साहब के अलावा कोई बात अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए लैतोलाल से काम लिया जा रहा है। राणा साहब, राणा मकबूल साहब, एक हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अवाम के सामने जाना नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने तो अलाउंस किया हुआ है कि वी आर इन टू इलेक्शंस, वी आर रनिंग द कैंपेन, आवर मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल इज ऑन। ये कहा नहीं, सारी लीडरशिप ने कहा है। कल शेखुपुरा में कहा था ना, पहले इंसाफ फिर इंतखाब करेंगे। कई दफा किया है, ठीक है। चले मैं आमिर इलियास राणा कई साहब दफा कहा है ना, कई दफा। जी लेकिन ठीक, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस सारे फ्रेमवर्क को किसी विजडम के, किसी शऊर के ऊपर पूरी तरह परख तो ले। ठीक है कि सर, मुल्क के साथ, कौम के साथ इस तरह के फैसले क्या कर जाते हैं। ओके सर, इसका खुदा के लिए ऐसे फैसले हुए तो मुल्क रुइन हो गया। आगे भी हुआ था, अल्लाह ना करे। हम शुरू हुए हैं वहां से, मुनीर अहमद से आज तक चल रहे हैं यही काम करते हुए। ओके सर, नुकता आ गया था। मैं तैमूर झगड़ा से जवाब लूंगा, लेकिन मैं आमिर जानना चाहूंगा। राणा साहब, आप सर इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो सेनेटर राणा साहब कह रहे हैं कि शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद भी ऑप्शन मौजूद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इलेक्शन एक्ट 58 क्लॉज के तहत, कि वो इसको मजीद मुअख्खर भी कर सकते हैं। जरा इस हवाले से आप भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। और आपको जो झगड़ा साहब का जवाब और सेनेटर राणा मकबूल साहब का जवाब, वो कह रहे हैं कि जी आवाम का सामना नहीं कोई कर पा रहा। राणा साहब का कहना है कि रैशनल पे बात होनी चाहिए और इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए, अलग-अलग से अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। दोनों की बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तैमूर झगड़ा साहब की जो बात है वो बिल्कुल आइन के पैरामीटर्स के अंदर फॉल करती है। और राणा साहब जो कह रहे हैं कि वो आर्टिकल कानूनी, मतलब कानून के एक्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि एक्ट के ऊपर हावी होता है आइन, जो 90 दिन की पाबंदी करा रहा है।
और जिसमें शेड्यूल आ गया वो तो अब देखे ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन जब हो गई थी जी। तो 1 महीना इलेक्शन आगे चले गए थे। यस। जो सिचुएशन इस वक्त तक नजर आई और जो लेटेस्ट अभी आई है वो ये भी है कि 10 तारीख को सेक्रेटरी डिफेंस और डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस उनके लोगों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और 13 तारीख को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाया कि वो पंजाब के अंदर जो पहले ये दोनों आ चुके हैं, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पहले सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पंजाब, ये सारी एक एक्सरसाइज हो चुकी थी जिसके मैंने आपको बताया था कि उन लोगों ने क्या कहा था कि हमें क्या चीजें चाहिए और किसी ने बताया कि हमारे पास ये लोग इतने मौजूद नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन को दायरा शेड्यूल देने के बाद ये लोग चाहिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, राणा साहब कह रहे हैं स्प्लिट है और मेरी राय में भी है, क्योंकि अगर आप पनामा केस देखें तो 5 पहले बेंच में बैठे थे, 2 ने कहा नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई है, फिर 3 ने बाद में फैसला किया। बेंच तो खत्म हो गया था लेकिन उन दोनों को भी बिठा के 5 का फैसला अनाउंस किया गया। तो अब जो 4-3 की बात हो रही है, क्योंकि 2 जजेस साहिबान ने रजाकाराना तौर पे अपना कोई कमेंट किए बगैर अपने आप को विड्रा किया था 9 रुकनी बेंच से, और जो 2 जजेस गए जिसमें एक में अथर मिनल्ला ने तो फैसला दे दिया था कि 184(3) के तहत नहीं हो सकता, और जो मंदुखेल साहब थे उन्होंने उसके तहत उसको ऑन भी किया और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि अगर वो मुझे बिठाना चाहें तो बेंच पे रखें, लेकिन वो डिसीजन देंगे जो फुट नोट में मौजूद है, असल जो फैसला है। और उसके ऊपर कल से ये गुफ्तगू भी शुरू है कि ये फैसला अभी तक सर्टिफाइड इशू नहीं हुआ, क्योंकि राना मकबूल साहब जो बात कर रहे हैं तो इनकी पार्टी के वजीर कानून और फिर गवर्नमेंट के अपने जो अटॉर्नी जनरल है वो भी 4-3 की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने तो कहा था कि हम तो तशरीह के लिए नहीं जाएंगे, जिसने करानी है करा ले। तो ये पॉइंट को मेरा ख्याल है वेट कर रहे हैं सारे लोग के जब वो अटेस्टेड फैसला मिल जाए, लोगों को जारी हो जाए, तो फिर उसके अंदर मजीद नुकात भी आ जाएंगे सामने, क्योंकि फैसला तो हो चुका है, अटेस्टेड कॉपियां मिलनी है। तो गवर्नमेंट ने अगर चैलेंज करना होगा इस तरीके से कर सकती है। पीटीआई के पास तैमूर झगड़ा साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम देखेंगे कि तौहीन अदालत में इलेक्शन कमीशन को लाएं, गवर्नर को लाएं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं गवर्नर और सदर इन दोनों को इस्तिस्ना हासिल है, और इसीलिए उमर सरफराज चीमा उस वक्त अपनी मर्जी से आइन और कानून से खेल रहे थे, और आज पीडीएम के गवर्नर दोनों केपी में भी और पंजाब में उसी तरह खेल रहे हैं जैसे उमर सरफराज चीमा सूबे में खेल रहे थे, और सदर साहब अपने इख्तियारात पीटीआई के चेयरमैन के ताबे ला के यूज करते हैं। वो कहते तो हैं कि मेरी अपनी राय है, जैसे पीटीआई के जब उस वक्त चेयरमैन वजीर आजम थे, उन्होंने जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ केस किया तो उन्होंने रजू किया कि वो मेरी गलती थी, लेकिन सदर साहब ने तो नहीं कहा आज तक कि वो मेरी गलती थी। सदर साहब ने गलत डेट दी थी, वो भी वापस की सुप्रीम कोर्ट ने। तो सदर मुमलिकत भी वही काम कर रहे हैं जो कोई पार्टी का कोई भी अच्छा फाल रुकन करता है, और गवर्नर्स भी खेल रहे हैं, और इस खेल में सारा पाकिस्तान आ गया है। अगर राणा साहब कह रहे हैं तो इन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की तो डिमांड है और उनकी डिमांड ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर कोई रास्ता निकलना है या तो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा कि जी आप सारे इलेक्शन कब तक डिले कराना चाहते हैं, तो ये जब तौहीन अदालत चलती है, सुप्रीम कोर्ट या फिर आज खुद नोटिस दोबारा लेती है कि हमने एक ऑर्डर किया था, गवर्नर केपी उसको ओबे नहीं कर रहे, तो फिर वही जजेस बैठेंगे, फिर दोबारा सवालात आएंगे। मेरा ख्याल है मसला काफी बढ़ेगा। मैंने इसीलिए ये सारी चीजें सोच के कही थी बात आपको कि मुझे 30 अप्रैल वाले पंजाब के तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। चलें एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बनाएंगे तो जरा साहब के सामने नुक्ता रखेंगे जो सेंटर राना मकबूल साहब ने उठाया है कि एक छोटा मुल्क है, मतलब पाकिस्तान माशाल्लाह तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन स्प्लिट इलेक्शंस की जगह क्या बेहतर नहीं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं, ताकि जो अखराजात आएंगे उस पर, कल भी हमारे शो में नेशनल सेंसस कमिश्नर थे और वो बता रहे थे कि एक बड़ी बहुत ह्यूज एक्सरसाइज हो रही है और 30 अप्रैल को वो मुकम्मल होगी, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ बनेगी, उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाएं, तो क्या बेहतर नहीं होगा? क्या इस हवाले से सियासी जमातें आपस में कोई बातचीत कर सकती है इलेक्शन फ्रेमवर्क के हवाले से? इसकी कोई मुमकिनात है? एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तैमूर झगड़ा साहब, सर आपने राय सुन ली, आपकी राय भी आ गई। सवाल यही जो मैंने ब्रेक पर जाने से कबल रखा, क्या कोई ऐसी मुमकिनात में से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीडीएम, जमातें आपस में मिल बैठकर कोई मुतफिका इलेक्शन फ्रेमवर्क तय कर लें, इकट्ठी इलेक्शन हो जाए, आप लोगों की बात भी पूरी हो जाए, इनकी बात भी पूरी हो जाए, कोई मिडिल ग्राउंड अचीव हो जाए, आप लोग थोड़े से आगे बढ़ें, ये जरा पीछे आए, कोई इसकी कोई पॉसिबिलिटी है या ये बिल्कुल ऑप्शन अब टेबल पे है ही नहीं बातचीत की? मैं आपका जवाब देता हूं, लेकिन साथ जो 3-4 पॉइंट रेज हुए हैं जी जी उनको भी जो है वो मैं डील करता हूं। मेरे ख्याल में आपका जवाब देते हुए ये मुमकिनात में इसलिए नहीं है कि पीडीएम की सारी जमातें इतनी डरी हुई हैं। इन्होंने एक एक सर्वे देख लिया है, तो इन्होंने अपना हाल राजनपुर में, इसके बावजूद कि इन्होंने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कोशिश नहीं की होगी, देख लिया। मेरा ख्याल नहीं है इनको घसीटते ही ये इलेक्शन करवाना पड़ेगा। थियोरेटिकली मुमकिनात में जरूर होनी चाहिए कि हम इलेक्शन के हर पहलू पे बात कर लें, और बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो मुल्क में क्राइसिस है, मुल्क ना जमहूरियत से डिविएशन अफोर्ड कर सकता, और मुल्क को डेस्परेटली एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। देखिए, राणा साहब ने कहा कि जरा सेंसिबल और मैच्योर बातें करते हैं, तो सेंसिबल और मैच्योर बातें ही करते हैं। पहले सेंसस को लेते हैं। ये जो सेंसस होता है ना जी, दिस इज अ मीन्स टू एन एंड। इलेक्शन सेंसस पे डिपेंडेंट नहीं होता। सेंसस होता है ताकि वो इलेक्शन को फैसिलिटेट करे। पाकिस्तान के आईन में ये लिखा है कि इलेक्शन होगा लास्ट अप्रूव्ड सेंसस पे। लास्ट अप्रूव्ड सेंसस 2017 का है। इलेक्शन शेड्यूल पंजाब में आ चुका है। अब ये चीज जो है वो लॉक हो गई। अच्छा, सेंसस से दूसरी बात याद आई पैसों की। पैसों से याद आया कि इन्होंने खुद अभी कहा कि सेंसस के लिए इन्होंने 35 अरब रुपए दिए। अब ये जस्टिफाई कर लें कि सेंसस के लिए जो 35 अरब रुपए हुकूमत दे सकती है, वो पंजाब और केपी में मिल के 2 इलेक्शंस के लिए 20 अरब रुपए नहीं दे सकती। और ये फैक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि हमने साल पहले 3.8 अरब में केपी के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आप बता रहे हैं कतरकलामी माजरत के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में टोटल खर्चा 20 अरब रुपए है सर इलेक्शंस का? इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट है, और मैं आपको ये कागज दिखा दूंगा कि आज से साल पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन को 3.8 अरब रुपए दे दिए थे। और उसमें आपको पता है हमारे एक एक वीसी पे, विलेज काउंसिल पे 7-7 कैंडिडेट्स खड़े हो। ओके, कॉस्ट पे बात हो गई, और ये कॉस्ट का कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब में पिछले 3 महीनों में, चूंकि ये डेवलपमेंट का खर्चा सूबों में जो है वो बंद हो जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई 40 से 50 अरब और पंजाब में यानी 150 अरब 200 अरब रुपए की सेविंग होगी, क्योंकि डेवलपमेंट खर्चा बंद हो जाता है। उसमें 20-30 अरब रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बात है ना कि इलेक्शन एक साथ हो, ये डिजायर्ड आउटकम जरूरी है, जरूर एक डिजायर्ड या ऑप्टिमम आउटकम है, और ये वफाकी हुकूमत के हाथ में ही है, क्योंकि वो आज चाहे तो नेशनल असेंबली तोड़ दे और मुल्क में सारा क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा, और जिसको अवाम चाहेगी वो ले आएगी। लेकिन ये आईन में नहीं लिखा, और पाकिस्तान में जो आईन का स्ट्रक्चर है वो यही है कि जो सूबों को पाकिस्तान के ढांचे के नीचे जो खुद मुख्तारी देता है आईन के मेकर्स ने, इसीलिए सूबे के चीफ मिनिस्टर को यह इख्तियार दिया कि वो असेंबली तोड़ सके, कि उसके पास एक्चुअली ये पावर हो। सर इंडिया में पहले 4 झगड़ा साहब इलेक्शन, कतरकलामी माजरत, सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अथम मिनल्ला साहब ने नुक्ता उठाया था कि जब सीएम के पास पावर तो दी गई है, लेकिन कोई सही तौजीह भी तो होनी चाहिए ना कबल अज़ वक्त असेंबली तोड़ने की। उस पे मैं आता हूं जी, अगर आप पार्लिमानी सिस्टम्स को देख लें ना, तो पार्लिमानी सिस्टम में ये इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव को इसलिए दिया जाता है कि बहुत कम ऐसे मौके होंगे कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी असेंबली तोड़ना चाहेगा। 2 ही वजूहात हो सकती हैं, या डिसफंक्शनैलिटी, जो पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिसफंक्शनैलिटी थी, और या कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव को इतना एतमाद हो कि मैं दोबारा इलेक्शन में आऊंगा। और ये प्रेसिडेंट्स इंडिया में मौजूद है, ये प्रेसिडेंट्स बरतानिया में मौजूद है, जिसपे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड है और अभी मौजूद है।
2019 में टेरेसा मे ने असेंबली तोड़ी थी और सिर्फ इसलिए तोड़ी थी कि उनकी मेजॉरिटी ज्यादा हो जाए। दिस इज इटसेल्फ इज एनफ ऑफ अ रीजन। राणा साहब मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सियासतदान है, तो मेरे ख्याल में इससे अतर मिनाल्ला साहब का सवाल का भी जवाब जो है वो आ गया। ठीक है, अगर इसको हम इन अ नटशेल खुलासा इसका करें ना, तो एक इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, ये तो किसी ने इनको एडवाइस कर दी कि साथ ये कहते जाएं कि हम इलेक्शन से नहीं डरते और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ एक्चुअल जो रियलिटी में है वो ये जो इन्होंने कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन ना हो, तो वो आज हम जो है वो सबूत उसका हम बल्कि टीवी पे भी देख रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं भी जो खवातीन का मकाम है दुनिया में और जो पाकिस्तान में होना चाहिए तो मैं भी सराहता हूँ। राणा साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की, लेकिन जो प्रैक्टिकली इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमारे खवातीन को तोहफा दिया ना, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में कनाल रोड पे भी, अच्छा। उससे पता चल गया कि इस्लामाबाद और पंजाब की पुलिस और पीडीएम की हुकूमत हमारे मुल्क के खवातीन को कितने वैल्यू में रखते। चलें, ये आपने गुफ्तगू की। सेनेटर राणा साहब भी जरूर जवाब दीजिएगा, चूंकि आपका पुलिस से तो ज़ाहिर बात है, आप यू हैव बीन दी आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एज वेल, वो आज के हवाले से बात करना चाह रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद का भी जो नाखुशगवार वाक़या हुआ उसमें भी इस्लामाबाद के पुलिस ऑफिसर की गुफ्तगू सुनाई दे रही है, और साथ में पंजाब में जो PTI के कारकुनान ने रैली निकालने की कोशिश की थी दफ़ा 144 के होने के बावजूद। और दूसरा सर वो नुक्ते को दोहरा रहे हैं कि वो इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और आप लोग बकौल तैमूर झगड़ा साहब के हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन ना होने का, इसलिए बातचीत नतीजा खेज ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक फरीक चाह रहा है कि हर सूरत जल्दी इलेक्शन हो और आप लोग उनके मुताबिक चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। देखें जी, बात जो इलेक्शन की है ना, प्रूडेंस एक फंडामेंटल चीज़ होती है जिससे चीज़ों के फैसले होते हैं। अगर आप ये बाई पार्ट इलेक्शन कराएंगे, अब प्रोविंशियल असम्बलीज बन जाएंगी, फिर आप नेशनल असम्बली का कराएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अखराजात और हैसल, आप बताएं कि पोलराइजेशन कितनी बढ़ जाएगी, आप मुझे ये बताएं। और फिर ये है कि ये इलेक्शन आप पुरानी जो है सेंसस पे कराएंगे और अगले इलेक्शन नई सेंसस पे कराएंगे जी। ये क्या बात हुई भाई? आप क्या 4-5 महीने इंतज़ार नहीं कर सकते? ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर लोगों ने, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर को मैंने सुना है मीडिया पे कहते हुए कि आप आ जाएं, हम बैठ के इसका कोई तस्फिया कर सकते हैं। ये मैंने खुद सुना है कि इलेक्शन जो है इकट्ठे हो जाएं, इसमें ही मुल्क की बेहतरी है और इसी में सबकी बेहतरी है। राणा साहब मुझे थोड़ा सा वरना मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सर ये मुझे समझेगा, आप कहते हैं कि मिलकर, अब सर कैसे होंगे? आइन में क्या कोई एक्सटेंड किया जा सकता है? 90 दिन में तो डेट आ गई ना 30 अप्रैल की, और कौमी असम्बली आप लोग कह रहे हैं कि अपने वक्त पे डिसॉल्व होगी। नहीं किया जा सकता। मैंने आपको मैंने अर्ज किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्पिटेंट टू पोस्टपोन द इलेक्शंस। शेड्यूल के बाद वो नया शेड्यूल जारी कर सकता है। पढ़े तो सही जो उसका सेक्शन 58 है इलेक्शन एक्ट का, ये एनविजन्ड है। ये जो कहते हैं ना सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है ये सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन ही तो आइन को ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। ये एक्सप्लेन किया गया है उसमें, ठीक है, उसको स्टडी करें और जो चीज़ भी प्रोप्राइटी के ऊपर पूरी उतरती हो वो करनी चाहिए, वो मुल्क के लिए, मुल्क के। लेकिन सर सवाल यही था ना कि एक फरीक तो नहीं चाह रहा ना, ठीक है, इस तरह करने से एक फरीक नहीं चाह रहा, PTI कतई तौर पे नहीं। फिर यही है तो सारे फरीकों को नवाज साहब एक इशू के ऊपर कन्वर्ज करके एक मुतफिका फैसला करना चाहिए। फिर रुकावट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं आप बातचीट करते? तो क्यों आप इसको बढ़ाते हैं? सर उस बातचीत की, सर उस बातचीत, अब आज ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है, जी प्लीज, जी बात कीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है जो आप फरमा रहे हैं, बात यह है कि आपको याद होगा, आप तो शायद छोटे होंगे, हम तो देखते रहे हैं कि जब दफा 144 लगती थी ना सर, तो बड़ी बड़ी पार्टीज जुलूस निकालती थी उस वक्त भी, लेकिन जुलूस इस तरह चलता था कि 4 आदमियों से ज्यादा ग्रुप नहीं बनता, 5 आदमियों से ज्यादा ग्रुप नहीं बनता था, क्योंकि उसमें कतगन ये है कि 5 से ज्यादा आप नहीं हो सकते। तो यानी हजारों कतारें बनती थी 4-4 आदमियों की, 4-4 आदमियों की, और वो मार्च करते थे, अपने बैनर्स भी उनके पास होते थे, लेकिन जो 144 जो है उसको वायलेट नहीं करते थे। ओके, ये तो अब इट्स फ्री फॉर ऑल।
अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 144 लगा दी है और उन्होंने आपकी बात को नहीं माना तो आप उसको दोबारा अप्रोच करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर मारना शुरू कर दें इकट्ठे होके। हाँ, जो अगर कोई पुलिस ने एक्सेस की है और कंपैटिबल फोर्स इस्तेमाल नहीं की तो वो जिम्मेवार हैं, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। जिसकी तरफ से ज्यादती हुई है, चाहे वो एजिटेटर्स की तरफ से हुई है या पुलिस की तरफ से हुई है, उसको डिटर्मिन करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ओके, और क्यों ये ऐसे हुआ नहीं होना चाहिए, हम तो इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं कि सारे अवामुन्नास जो हैं वो मोहब्बत के काबिल है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। लेकिन जो अवामुन्नास में जो एक राउडी एलिमेंट जो है वो जो एक सिचुएशन पैदा करता है, तो आप अगर किसी जवान के खड़े के पत्थर मार दें या आप उसको फैंटी लगाना शुरू कर दें तो वो क्या करेगा? वो आपको पता ही है कि क्या करते हैं ये। इसलिए ये दोनों जो ताली जो दोनों हाथों से बचती है, पुलिस की एक्सेसेस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कराए इंक्वायरी कल देना। अच्छा, अब ये केस सब जुडिस भी चला गया है जी। जस्टिस शाहिद करीम जो हैं वो सुन रहे हैं। कल कुछ अवाम के लोगों ने पिटिशन की है पीटीआई के खिलाफ कि इन्होंने क्या कमोशन, क्या मुसीबत डाल दी, उन्होंने सारी जवान पाक जो है उसका जीना हराम हो गया है। यानी इस वायलेशन जो हुई है इसके अलावा भी उनका सत्यानाश कर दिया गया। सर, आप नुक्ता आ गया था, एक और मामले की तरफ मैंने आगे बढ़ना है। सर आपका नुक्ता कि आमिर इलियास राना साहब, सर एक और नुक्ते की तरफ बढ़ते। सर, जो बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है आर्मी चीफ की टॉप बिजनेस लीडर से मुलाकात, मैं चाह रहा हूं कि इलेक्शन के हवाले से तो हमने तफसीलन बात की, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी मैंने शुरू में रखा था और उस हवाले से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने उन्हें कहा कि जो मौशी मुश्किलात हैं उससे पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा आप ट्रस्ट रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा, सियासत में मुदाखलत नहीं होगी। तो साथ में सेंटर राणा साहब का बार बार ये बात है और बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट को हैमर करें कि मिलजुल कर बातचीत से कोई डेट पे एग्री हो जाए। बातचीत तो दूर किनार, अब तो लगता है कि कम्युनिकेशन चैनल सियासी जमातों में इस वक्त गैर फाल हैं। तो वो तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं यूटोपियन कॉन्सेप्ट ही लग रहा है कि आपस में बैठ जाएं क्रॉस द टेबल और कुछ डेट पर आ जाएं। आर्मी चीफ ने भी क्लियरली कहा है कि सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते और अगर बातचीत करनी है तो सियासी जमातें आपस में तय कर लें। तो पहले तो हमने देखा था पाकिस्तान की सियासी तारीख में तो ऐसा हुआ था कि फिर फौज तमाम फरीकैन को टेबल में बिठा देती है और मामला तय हो जाता है। एक तो इस हवाले से आपकी राय। दूसरा, ये जो मुलाकात हुई है इससे आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा हमारी बिजनेस कम्युनिटी का, और जो नवीद है कि जी IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, वो भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगी बात? देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा आपका सवाल है और झगड़ा साहब ने एक बात की थी, सर्वे का जिक्र किया था। उस सर्वे में एक दिलचस्प बात जो मेरे इल्म में, उसको भी जरा देखिएगा कि जहां इमरान खान साहब को अकेला लीडर PMLN PTI का शो किया गया, वहां PMLN को 3 हिस्सों में स्प्लिट करके उसका पूछा गया और एक सवाल ये था कि जी नई सियासी जमात आप बनाएं, और उसके अंदर लोगों ने कहा जी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने कहा, क्योंकि ये सर्वे पायदार कहा जा रहा है ना, उसके अंदर एक सवाल ये था कि नई सियासी जमात हो, तो जिन लोगों ने कहा कि नई सियासी जमात हो तो उसमें PTI के वोटर्स ने 52% लोगों ने कहा कि नई पार्टी बननी चाहिए। अच्छा। मैं इसलिए इसको सिर्फ यहाँ पे इसलिए छेड़ रहा हूँ कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल हैं कि ये सर्वे किस लिए किया गया था। अब आप आ जाएं कि मर्दमशुमारी पे मैं थोड़ी सी बात जरूर करूंगा क्योंकि हुई है, बिल्कुल ठीक बात है कि जब एक कंसेंसस के साथ आखिर में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से पहले जब ये सारा सब कुछ हुआ और फिर एक रिजल्ट फाइनल हो गया तैमूर साहब की, बिल्कुल ठीक बात है कि वो रिजल्ट फाइनल हो गया, लेकिन नई को जिसके जैसे वो पैसे दे के गए उन्होंने ही शुरू की, अप्रूवल दी कि ये नई मर्दमशुमारी डिजिटल मर्दमशुमारी होनी चाहिए। तो जब 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं तो फिर उन्हीं की कौमी असम्बली की साख्त बदलेगी और फिर आगे चल के आपको सवाल उठेगा कि जी बाकी 2 सूबों का भी चेंज होगा तो ये 2 सूबाई असम्बलियों में कैसे होगा। ये क्वेश्चन है जो ज़ेरे बहस है और शायद मेरा ख्याल है कि अदालत उज़्मा में कुछ अरसे के बाद ये ज़ेरे बहस जरूर आएगा और वो सवाल भी दोबारा आएगा जो 2 जजेस साहिबान ने कहा कि उन्हें 184(3) पे एतराज है और उन्हें कहना था कि 184(3) होना चाहिए था कि जो 2 चीफ मिनिस्टर्स ने खुद तोड़ दी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट इख्तियार भी है उसको किसी वजह से होना चाहिए। तो वो चूंकि जैसे चेयरमैन नैब के ऊपर दीदार अली शाह के ऊपर चौधरी निसार ने जब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में रेज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, मुशावरत बामानी होनी चाहिए, नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मुशावरत था लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आई।
तो ये मुझे तो नजर आ रहे हैं सारी चीजें वहां जाते हुए। और अब आप आ जाएं, इन सारी चीजों को मिला के GHQ ले जाएं कि जी आर्मी चीफ के साथ टॉप बिजनेसमैन मिल रहे हैं, उसमें वजीर खजाना वजारतें भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। जाहिर है वो सिचुएशन उसमें कहीं ना कहीं वो जो ऑडियो के ऊपर तैमूर झगड़ा साहब भी उसमें थे मौजूद, शौकत तरीन साहब के साथ, और जो अब MNA मुंतखब हुए हैं मोहसिन लगारी, उन्होंने तो एक क्वेश्चन बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, जैसे वो वैसे भी नॉर्मल बात करते हैं, उन्होंने ये किया था कि कहीं इससे पाकिस्तान के मफादात को तो नहीं नुकसान पहुंचेगा। तो शौकत तरीन साहब का जवाब भी सामने आया, वो भी FIA की इंक्वायरियां सारों की हो रही हैं, पूछ रहे हैं कि कहीं पे कोई बंदा पूछ ही बैठता है कि भाई आप लोग गुस्से में कहाँ चले गए। तो ये जो हमारी सियासी एलीट है, वो चाहे इस वक्त इक़्तिदार में है और जो दूसरी आज हिज़्ब इख्तिलाफ में है, ये कोई काम ऐसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि भाई ये पाकिस्तान हम सबका है। ये जो एलीट है, इनके पैसे भी बहुत हैं, इनके पास डॉलर भी बहुत है, पौंड भी बहुत है। ये मैं और आप हैं जो पाकिस्तानी रुपए में, जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर है, जो रोजाना की बुनियाद पर डी वैल्यू हो रहा है, वो मर। ये जो बड़ी एलीट आर्मी चीफ के पास भी पहुंची है, यकीन मान लें इसमें आम आदमी कहीं नहीं है। ये सारे एक्सपोर्टर्स होते हैं, इन्होंने रिबेट लेना होता है और रिबेट के बदले में जो डॉलर कमाते हैं ये पाकिस्तान नहीं लाते। ये आज तक सब सियासी जमातों में जितने बड़े, आप इमरान खान की उठा के देख लें लिस्ट, आप नवाज शरीफ की उठा के देख लें, आप शहबाज शरीफ की देख लें, सारे एडवाइजर यही लोग हैं, यही आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, यही जनरल बाजवा से भी मिलते थे। आज बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आर्मी चीफ मिल क्यों रहे हैं, उनका मैंडेट क्या है। और ये वो सारे सवाल उठाने वाले थे जो उस वक्त कहते थे कि जनरल बाजवा भी तो इस पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्हें भी तो पाकिस्तान की फिक्र है। तो हमें कहीं ना कहीं एक कंसेंसस इवॉल्व करना पड़ेगा जो हमारे इशूज हैं, और उसी बुनियाद पे मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे नहीं नजर आ रहे इस तरह इलेक्शन होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह चल नहीं सकता। आइसोलेशन में आप कोई भी काम करेंगे तो गड़बड़ होगी। हमें थोड़ा सा रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना लोग निकालेंगे जिन्होंने निकालना है और आएगा। क्योंकि इस तरह हम नहीं चल सकते जिस तरह हमें अब बताया जा रहा है कि 2 सूबों में करा दें, लोगों का मैंडेट आ जाएगा। पहले 4-9.5 साल KP में PTI रही है, पौने 4 साल यहाँ ये रहे हैं, PMLN रही है। नतीजा हमारे पास अल्टीमेटली है कि हम सब बहुत नीचे चले गए हैं। आम आदमी की गुर्बत का किसी को फिक्र ही नहीं। ये बहुत अहम नुकता उठाया आपने सर। मैं तैमूर झगड़ा साहब सर आपसे जानना, बातचीत का आपने कहा कि थ्योरेटिकली तो बातचीत होनी चाहिए, क्या वजह है कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकती? खान साहब का ये बात आई है मीडिया में कि उन्होंने कहा कि वो तो आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तैयार हैं, वहां से जवाब नहीं आ रहा। उनसे आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, तो PDM से बातचीत के लिए क्यों नहीं तैयार? क्या वजह है? वो आपके सियासी हरीफ हैं। अभी आपने भी तैमूर झगड़ा साहब इलेक्शन लड़ना है, आपके मदे मुकाबिल जाहिर बात है ANP या PMLN या पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट तो होगा ना। तो अगर आपस में सियासत में मुकाबला तो होता है, दुश्मनी तो नहीं होती, बातचीत तो फिर भी हो सकती है, कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकती है। और एक तो मेरे ख्याल में शायद वजह यह है कि हुकूमत इसमें काफी बिजी है। एक रेस उन्होंने लगाई हुई है कि उन्होंने कैबिनेट की तादाद ज्यादा जल्दी बढ़ानी है या इमरान खान के अगेंस्ट केसेस ज्यादा जल्दी बढ़ाने हैं। एक की तादाद 85 है, एक की शायद आज 77 है। आई डोंट नो आज 78, 69, 79, 80 अगर और ज्यादा हुए हो। बड़ी क्लोज रेस जा रही है कि कौन सेंचुरी को पहले पहुंचेगा। मेरे ख्याल में अगर उस मसरूफियात से हुकूमत फारिग हो जाए तो शायद वही जमान पाक पुलिस भेजने के बजाय कोई भेज दें कि इलेक्शन के डेट पे बातचीत कर ले, क्योंकि उस पे तो बातचीत हो सकती है। हमारे सेक्रेटरी जनरल और बहुत से सीनियर लीडर्स ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अनवार, एक दो बातें मैं अफसोस से कहूंगा, क्योंकि हमारे मीडिया पे, और आज मैं दाद दूंगा, मैं तो सरप्राइज हूं कि PTV पे मेरे लिए जगह भी है, हालांकि टैक्स पेयर का चैनल है और हमें आना चाहिए, लेकिन आपने इतना मौका दिया, मैं आप की कदर बहुत बाकी करता हूं। लेकिन हमारे जो तज्जियाकार हैं सर, थोड़ा सा उनको भी जो है बात उन्हीं चीजों पे करनी चाहिए जब उसको डिटेल पे देखें। अब सर्वे पे बात हुई, सर्वे पे चूंकि मैंने स्टडी किया, मैं 2 चीजों को जरूर टच करूंगा। जी। एक, अगर किसी को स्टेटिस्टिक्स का पता हो ना, तो जो सवाल मुख्तलिफ लीडर्स पे किया गया था, वो PMLN का वोट 3 गुना नहीं, जो है 3 जगह नहीं स्प्लिट किया गया था। अच्छा। वो 6 लीडर्स के बारे में एक ही सवाल अलग-अलग किया गया था। आई नो कि एहसन इकबाल ने उसको ट्विस्ट करने के लिए ऐसे कराया है। अगर तीनों का स्प्लिट किया गया था तो इमरान खान के 60%, PMLN के 90%, बिलावल के 30%, ये तो 100% से ज्यादा बनते हैं ना। हो नहीं सकता, थोड़ा सा देखना चाहिए। वो तो जो PMLN का सर्वे था वो ये दिखाता है कि जो नवाज शरीफ के बचे कुछ वोटर्स हैं,
मरियम का नाम या शहबाज शरीफ का नाम सुन के वो भी भाग जाते हैं 4-5%। और जो दूसरा सवाल था, जो बड़ा मजाया एक था, उसमें वाकई लग रहा था कि किसी ने किया था। जब वो सवाल आप उर्दू में देख लें कि दूसरी पार्टी के बारे में कितने लोग जो है वो किसी और पार्टी को जाएंगे, उस सवाल से मुझे जियाउल हक का रेफरेंडम जरूर याद आता है। क्योंकि जब वो सवाल कुछ ऐसे किया गया था कि अगर एक नई पार्टी बन जाए जिसमें सब फरिश्ते हो, सब ईमानदार हो, सब गैरतमंद मुसलमान हो, और अगर सब ऐसे हो तो आप उस पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे या नहीं। तो उसका 53% ने जो है वो कह दिया हाँ। सर ये तो जो सवाल था उसका भी जवाब जो है ये आपकी रीडिंग एंड में प्लीज अनवार करूंगा, सिर्फ फैक्ट स्ट्रेट हो जाए। पाकिस्तान में 3 बार सूबों में अलहदा इलेक्शंस हुए। अच्छा। पंजाब 1951, NWFP 1951, बंगाल 1954। ठीक है। पाकिस्तान उससे नहीं टूटा, इलेक्शन का रिजल्ट ना मानने से जरूर टूटा। सर पॉइंट टेकन। मैं चाहूंगा सर, आपने चूंकि नुक्ता उठाया था सर, आपका पॉइंट आया। आमिर इलियास खान साहब, आपने रद्द नहीं किया जो एनालिसिस किया है तैमूर झगड़ा से। सर अगर आप इख्तिसार से जवाब देना चाहें आमिर इलियास साहब, आपने किस तरह फिर 3 बनाया? वो कह रहे हैं वो तो फिर 100% से ज्यादा बन जाता है। नहीं देखिए, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। एक सवाल, मैंने कोई एहसन इकबाल की बात नहीं की। मैंने तो ऐसी जमात का भी सवाल उठाया। ठीक है। कि मुझे इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्वेश्चन है कि ये किस तरह बनाया गया है कि वो सियासी पार्टियां जो मौजूद हैं उनका कुछ और सिस्टम है, एक नई पार्टी बनने जा रही है, उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग। एक तरफ एक लीडर को बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी इमरान खान बहुत अच्छे हैं, उसको उसी की पार्टी के लोग 52% कैसे कह रहे हैं ओके जी नई पार्टी सर आ गया। राना बाब सर, आप ये उन्होंने कहा 3 दफा तैमूर झगड़ा साहब ने कहा अलहदा इलेक्शंस हुए 1951, 54 और एक और भी 49 गालिबन। उनका खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मर बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान और पंजाब में। तो उनका ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में हो चुके हैं। सर अगर राना मकबूल साहब क्लोजिंग कमेंट्स आप दे दें इस नुक्ते पे। देखें जी, ये इसी सिस्टमैटिक पॉलिसीज का तो नतीजा निकला ना जी। यही तो उन्होंने किया था, मुनीर ने जो फैसले किए थे। ठीक है। और बाद में जो इस तरह होता रहा है अपनी मर्जी से तो हुआ है। ये एक इकट्ठा मुल्क है, इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। ओके। इसमें कोई मतलब अजूबे की बात नहीं है। मैं एक बात एज ए पॉइंट ऑफ करेक्शन झगड़ा साहब के लिए, मैंने जो 35 अरब कहा था, ये सेंसस इनके ज़माने में शुरू हुआ था। जी। और वो 35 अरब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि गालबन 30 मार्च तक सेंसस खत्म हो जाएगा। 30 अप्रैल तक। उसके बाद जो है वो हदबंदियां होनी है, हल्का बंदी होनी है, डिमार्केशन होनी है। उसके ऊपर 3 या 4 महीने लगते हैं। वो 30 अप्रैल तक खत्म होगा। आपका नुक्ता आ गया सर, आपका आ गया कि ज़रा पता है पीटीआई के दौर में तो, और जो झगड़ा साहब ने डेट्स बताए 1951, 51 एंड 54, 3 सूबों में इलेक्शंस हुए थे। बार कभी आज की हमारी गुफ्तगू थी, अच्छे पैराए में गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ नुकात थे, हर पार्टिसिपेंट ने अपनी राय दी। हम उसका एहतराम करते हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।